हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब हमारी इस नेचर के अंदर, नेचर का मतलब क्या हमारा कंट्री आता है या वर्ल्ड आता है या पूरा यूनिवर्स आता है। नेचर मीन्स एवरीथिंग, चाहे वो मून है, सन है, मंगल ग्रह, मार्स है, जुपिटर है, यूरेनस है, नेपच्यून है या कुछ और है, वो हर एक चीज़ कहाँ पे आती है? नेचर के अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वो इतनी बड़ी नेचर है। देखो इमेजिन करो, अगर हम इमेजिन कर सकते, मतलब अगर हम मान ली ये बोल रहे ये एक रसगुल्ले की प्लेट है और इसमें रसगुल्ले रखे हुए हैं, बोलोगे कि मैम कहाँ रसगुल्ले रखे हुए, तो आपका हाथ और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे एक प्लेट रखी हुई, इमेजिनेशन में आज सबकी एक खाली प्लेट है, अब इसमें रसगुल्ले की लाइन लग गई है, मतलब ऊपर की वो ढेरी लग गई है, एक आ गई ना इमेजिनेशन। तो सिमिलरली अगर हम इमेजिन करके चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो बहुत 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 ज़्यादा ईजी लगने लग जाता है। एंड सेकेंड थिंग, कभी भी स्ट्रेस लेके मत पढ़ो। जब भी स्ट्रेस आए ना तो एक स्माइल करो, बिल्कुल प्यारी वाली स्माइल, प्यारी है या नहीं डजेंट मैटर, बस स्माइल करो, स्माइल करो, आइज़ को बिल्कुल रिलैक्स, आइज़ रिलैक्स होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। रिलैक्स होने का मतलब ऐसे नहीं ऐसे करके देखो, या ऐसे भी नहीं ऐसे करके, या मतलब घूरो मत, बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स्ड आइज़ के साथ और एक स्माइल कर दो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आ रही है तो मिरर के सामने देख के ऐसे ऐसे फेस बना के एक्टिंग करके, कुछ भी एक्टिंग करके स्माइल कर लो, गारंटीड स्ट्रेस तभी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस को दूर करने का बहुत ही अच्छा मेथड है ये। मिरर के सामने जाओ, आइज़ को रिलैक्स करो और एक प्यारी वाली स्माइल दे दो। ठीक है, खुद को ही दे दो, किसी और को देने की जरूरत नहीं है, मिरर के अंदर खुद को ही स्माइल दे दो और फ्री होके स्टडी करना स्टार्ट करो। क्लियर? तो अब इमेजिन करो कि नेचर देखो, नेचर के अंदर कितनी सारे फिनोमिनाज होते हैं, नेचर के अंदर कितने सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो ट्रेन कैसे चलती है, बस कैसे चलती है, हम कैसे चलते हैं, हम बोल कैसे पा रहे हैं, फैन कैसे चल रहा है, पूरे यूनिवर्स के अंदर क्लाउड कैसे बन रहे हैं, बारिश कैसे हो रही है, ये पानी कभी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, अब गर्मी क्यों आ गई और अब सर्दी क्यों आ रही, हमें कैसे पता चलेगा कि बारिश होने वाली है, कैसे पता लगाए कि तूफान आने वाला है, और ये कैसे पता लगाएंगे कि अब समुद्र में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कहीं टाइटैनिक जहाज की तरह हम ही ना डूब जाएं। ठीक है, तो मतलब इस टाइप की चीज़ें इमेजिन करो, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उनका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ स्टडी करना, और जिन लोगों ने तो वो चीज़ें बनाई उनकी मेंटल हेल्थ देखो कितने ज़्यादा स्ट्रोंग IQ होगा उनका। मतलब IQ अभी भी बहुत सारे लोगों का आइंस्टीन से भी ज़्यादा मिल जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इमेजिन करना और किसी भी काम को कंटिन्यूसली करते रहो करते रहो। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इमेजिन कर लिया, जब इतनी बड़ी नेचर है तो उस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लो तो होते होंगे। ऐसे तो नहीं बनाना भगवान ने कि बिना लो के सृष्टि चल रही हो, बिना रूल्स के तो स्कूल नहीं चल सकता, बिना लो के सरकार नहीं चल सकती, तो नेचर कैसे चलेगी? नेचर के अंदर भी कुछ रूल्स होंगे, तो वही रूल्स वही लॉ हमें स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हमें स्टडी करना फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। बाकी सारी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टडी करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेचर के अंदर सबसे फंडामेंटल मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक लॉ, बेसिक फोर्सेस कौन कौन से हैं। फंडामेंटल मीन्स जैसे हमारी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तीन ही चीज़ें हैं ना फंडामेंटल। तो उसी तरह नेचर के अंदर भी फंडामेंटल फोर्सेस होंगे, तो सबसे पहले हमें उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस को स्टडी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे फर्स्ट फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। 4 फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो हम वन बाय वन स्टडी कर ले या चारों बताने की जरूरत है? एक बार चारों बोल के बता देते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर? तो मतलब ये 4 फोर्सेस होते हैं हमारे पास, और हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वाले फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स यही है, ये लगा लो,
मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। कैसे, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम अर्थ से कैसे चिपके हुए, हम नीचे क्यों नहीं गिर जाते, ठीक है। और जो एप्पल गिरता है या कोई भी फ्रूट नीचे की तरफ गिरता, वो नीचे क्यों गिरता, वो ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता है। हम इस जगह पे ऐसे खड़े क्यों, इधर उधर गिर क्यों नहीं रहे हैं। तो हर जगह क्या आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। मून है वो अर्थ के अराउंड में क्यों घूम रहा है, या फिर हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड में क्यों घूम रही है। तो मतलब इतने सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ आता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। हालांकि इस लॉ के ऊपर या इस फोर्स के ऊपर हमारी +1 की पूरी यूनिट है ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है, ग्रेविटेशन। तो हम वैसे स्टडी कर रहे थोड़ा सा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सेकेंड बॉडी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। मान लेते हैं ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये एक बॉडी है जिसका मास m2 है। तो इन दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस है r। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला है अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m1 के भी है m2 के भी है। तो इकट्ठा लिख सकते हैं m1 m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। क्लियर। तो f इनवर्सली का सिंबल हटाएंगे तो आएगा z, यहाँ पे आएगा m1, यहाँ पे आएगा m2 और यहाँ पे आएगा r स्क्वायर। अब जो ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के बाद ये जो टर्म आई है जिसको हमने लिख दिया z, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक, जब पता है क्या होता है, देखो साइंटिस्ट होते हैं ना, अब एक साइंटिस्ट को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो उसी तरह से वहाँ पे ना एक ग्रुप बना होता है। मतलब जब लोग पीएचडी करते हैं तो उस टाइम पे ग्रुप होता है, एक तो थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है और एक ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो किसी ने थ्योरी बना के दी कि रिजल्ट ये आना चाहिए, इतना फोर्स आना चाहिए। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मैच नहीं हुआ, थोड़ी बहुत कमी रहती है और हर बार उतनी ही कमी रहती है। मान लो इन्होंने कहा फोर्स आएगा 14 न्यूटन, 14 न्यूटन, और थ्योरी में हमारा निकला 7 न्यूटन, दैट मीन्स 2 की कमी आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि फोर्स कितना आया, 25 न्यूटन। इन्होंने देखा कितना आया फोर्स, सॉरी इन्होंने कहा कितना फोर्स आ रहा है हमारा, यहाँ पे डबल लेना है ना हमें, इन्होंने कहा 16 न्यूटन फोर्स आएगा यहाँ पे। तो इन्होंने देखा 8 न्यूटन आया, तो मतलब 2 का फिर से गड़बड़ रह गई। तो मतलब जब भी ये वाला ग्रुप, थ्योरी वाला ग्रुप कोई नंबर देता है, कैलकुलेशन करके देता है इतना आना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने वाला ग्रुप एक्सपेरिमेंट करता बट हर बार गड़बड़ होती है 2 की, 2 कोई भी नंबर हो सकता है, 2 की गड़बड़ हो रही है। दैट मीन्स ये एक्सपेरिमेंट करने वाला ग्रुप है ना, ये बोलेगा भाई नेचर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते टाइम कैच नहीं कर पा रहे, बट थ्योरी में तो हमने कैच कर लिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते टाइम हमने कैच नहीं किया और इसी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। और वो जो 2 का फैक्टर है वो नेचर में, हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हो रही है उनकी वजह से आ रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे जो ये 2 होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी कांस्टेंट बोल देते हैं। और यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो कांस्टेंट है इसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मतलब नाम दे दिया कि है तो ग्रेविटी से रिलेटेड, तो नाम हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कि 2 कांस्टेंट है, तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इस थ्योरी वाले ग्रुप ने दी और जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैच नहीं हुई, तो वहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता था जिसका नाम इन्होंने जी रखा। तो इन्होंने कहा जी की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये होगी जी की वैल्यू। मतलब जो थ्योरी में और एक्सपेरिमेंट करने में जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो इस टर्म का आ रहा है, और इसीलिए साइंटिस्ट बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और उसको ये हर एक फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जी नाम दिया है, किसी और फोर्स में कोई और नाम देंगे। समझ आया? ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस फोर्स पे तो पूरी एक यूनिट आने वाली है। तो चिल करके, स्माइल करके जस्ट स्टडी करो।
ठीक है, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आया? अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमने स्टडी कर दिया। ग्रेविटेशनल फोर्स की अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या, एक लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब, लॉन्ग रेंज का मतलब ये होता है कि बहुत दूर दूर तक भी ये एप्लीकेबल होता है। बहुत दूर तक मतलब कितनी दूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं, 64,000 किलोमीटर तक भी ये एप्लीकेबल हो रहा था। उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस तक भी ये एप्लीकेबल होता है, पता है ना। यहाँ पे जैसे मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है और फिर भी वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो मतलब ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवेनिंग मीडियम मतलब जो दो बॉडीज हमने ली, इन दो बॉडीज के बीच का मीडियम कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा। कोई माई का बाप इनके बीच में आके इनकी बॉन्डिंग को खराब नहीं कर सकता। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू फ्रेंड है जिसकी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। बीच में चाहे जो मीडियम आना है आ जाओ, कोई थर्ड पर्सन के लिए इन दोनों के बीच में कोई जगह नहीं है। समझ आया? मतलब जो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा वो इसके बीच में कैसा मीडियम है, एयर है, वाटर है, पेट्रोल है, हनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच में इतना ही फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जी, इन दोनों के मासेस के मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। थर्ड, ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर बनाते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का मतलब अगर सन की ग्रेविटी है जो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, तो उसके अपोजिट अर्थ की भी ग्रेविटी है जो सन को अपनी तरफ खींच रही है। और जब वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं तभी तो वो एक ऐसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ आया? तो मतलब ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। अब इसकी और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ऐसा क्यों होता है। मतलब ये तो हम समझ गए हैं, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, दो बॉडीज के बीच में, जिसकी वजह से ये दो बॉडीज बाउंड रहती है एक फोर्स के थ्रू। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटॉन्स होते हैं जो दोनों के अंदर एक्सचेंज होते रहते हैं। बार बार जब चीज़ें एक्सचेंज होगी ना तो वहाँ पे एक सर्कल बना रहता है और वो चीज़ें क्या रहती है, बाउंड रहती है। और इसी वजह से यहाँ पे ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। कोई पार्टिकल होगा ग्रेविटॉन्स, तो ग्रेविटॉन्स की वजह से यहाँ पे ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसके रियल लाइफ में यूज़ देखते हैं या एप्लीकेशंस देखते हैं, तो एप्लीकेशंस क्या होगी। एप्लीकेशंस हमने अभी भी इतनी सारी बता दी। हम अर्थ से चिपके हुए हैं, मतलब अर्थ से बाउंड है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद सन के अराउंड में अर्थ घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। उसमें से मैं एक करवा रही हूँ टाइड्स वाला, बाकी सारे लिख लेना। टाइड्स आती हैं, वो भी किसकी वजह से। टाइड्स का मतलब पता है ना क्या होता है, या नहीं पता तो बता देंगे, कोई नहीं। समुद्र के अंदर जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटे का भी नहीं पता, लहरें आती है ऐसे ऐसे करके, तो वो ऊपर उठती ही क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फिगर हम लगा देंगे उसका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब किस किस के बीच में, मून और सी वाटर के बीच में, मून और सी वाटर के बीच में फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से टाइड्स आएंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मून और सी वाटर ही क्यों, हम सन और सी वाटर भी तो ले सकते हैं।
सन और सी वाटर भी ले सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो टाइड्स होती है उनका मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की पावर 4। अब मून के और सी वाटर के बीच की डिस्टेंस तो फिर भी कम है, डिस्टेंस कम है इसलिए टाइड्स थोड़ी ज़्यादा है, बट सन और सी के बीच में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइड्स क्या होगी, बहुत 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 कम होगी, मतलब एक तरह से नेग्लिजिबल हो गई। क्लियर। और इसी वजह से टाइड्स बनती है मून और सी वाटर के अंदर अट्रैक्शन की वजह से। तो ये तो था एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट फोर्स। नेक्स्ट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को समझने से पहले ना हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। कई बार जो सीढ़ियों के साइड में वो लगी होती है, रेलिंग्स लगी होती, वहां से हम ऐसे हाथ स्वाइप करते करते जा रहे हैं और एकदम से में करंट लगता है और हम भाग के ऐसे हाथ पीछे कर लेते हैं कि क्या होगा एकदम से। या दूसरा एग्जाम्पल, सर्दियों के अंदर कंबल के अंदर अगर चार्ज आ जाता है तो वो उसको जब भी हम ओढ़ते हैं ना तो वहाँ पे एक स्पार्क से दिखती है, तो वहाँ पे वो जो स्पार्क्स है मतलब वहाँ पे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है एक तरह से। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं बोल सकते, वहाँ पे चार्ज का मतलब शॉर्ट करंट जिसको हम ट्रांजिस्ट करंट भी बोलते हैं, बट उसको हम बाद में स्टडी करेंगे 12th क्लास में। मतलब चार्ज आ गए, चार्ज का मतलब एक तरह से स्पार्क्स ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसी टाइप से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो चार्ज है नहीं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गए। तो वो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं और उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलो एक एग्जांपल और दे देते बिल्कुल फ्री में और बहुत ही इजी सा एग्जांपल। बचपन में ना हम क्या करते थे, कंघा लिया और कंघे को बालों में रब करते थे और उसके बाद जो जमीन पे रेत पड़ा होता था ना उसके पास कंघे को लेकर जाते थे, टच नहीं करते थे, सिर्फ कंघे को लेकर जाते थे। तो हम देखते थे कि जो डस्ट है ना कंघे पर चिपक गई, ये कैसे हुआ, मतलब डस्ट के अंदर और कंघे के अंदर चार्जेस हैं और वो भी अपोजिट हैं। जैसे गर्ल और बॉय के अंदर अट्रैक्शन होनी ही होनी होती है, सिमिलरली पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें अट्रैक्शन होनी ही होनी होती है और इसीलिए कंब की तरफ डस्ट आके चिपक जाती है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो वो जो सारी चीज़ें अगर नहीं भी आ, चलो एक एग्जांपल और देते हैं। जब भी टीवी के पास हम अपने हाथ को लेकर जाते हैं ना तो ये हमारे हाथ पे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं टीवी की स्क्रीन की तरफ। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं हम भी टीवी के अंदर जाके भांगड़ा करने लग जाएं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमारी स्किन गई टीवी की स्क्रीन के पास, वहाँ पे क्या होगा, ये जो हेयर्स होंगे वो खड़े हो जाएंगे, टीवी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वहाँ वो भी किस वजह से होता है, ड्यू टू चार्जेस की वजह से। तो समझ आ, मतलब ये जो फिनोमिनाज है ना कि रेलिंग के पास से जा रहे करंट क्यों लगता है, जब सर्दियों के अंदर हम कपड़े निकाल रहे होते तो उस टाइम पे वो कपड़ों में भी स्पार्क दिखती है, कंबल में स्पार्क दिखती है। तो इस या कंब वाला एग्जाम्पल है, टीवी वाला एग्जाम्पल, तो इतने एग्जाम्पल दे दिए हमने। देखो तो इतने सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी फिजिक्स में एक लॉ होता है और वो लॉ कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट चार्ज के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेकंड चार्ज के। अब जिनको ये वर्ड सुना सुना लग रहा है चार्ज, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोलते हैं। जैसे स्कूल में होते हैं गर्ल्स बॉयज़ और उनके लिए कॉमन वर्ड होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो दोनों आ गए। सिमिलरली चार्ज, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो कोई भी चार्ज होगा Q2 कोई भी चार्ज होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब सेम वही सारी थ्योरी, एक ग्रुप थ्योरी वाला है, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है, दोनों का रिजल्ट मैच नहीं हुआ तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई हर बार इतने फैक्टर से मैच नहीं होता है। कौन सा फैक्टर, के क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो इतने फैक्टर से हर बार जो थ्योरी का रिजल्ट और जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैच नहीं करता है।
तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया और जिसका नाम हमने रख दिया के, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाम याद नहीं रखना, मत रखो, डायरेक्ट लिख लो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। समझ आया? तो ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? अब देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। कर दो रब इसको। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? सबसे पहले तो ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और वो रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब दो चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और एक दूसरे को अपनी तरफ रिपेल भी कर सकते हैं। जैसे एक लेडी होगी, गर्ल होगी और एक बॉय होगा, उनकी फाइट आपस में होने के चांसेस बहुत कम होते। बट जहाँ पे दो गर्ल्स होती है, एक कहावत सुनी होगी, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो कहावत ना मीनिंगलेस नहीं है, उसके पीछे लॉजिक है। औरत ही औरत की दुश्मन होने का मतलब किसी की नई शादी होती है, वहाँ पे कभी एक आदमी ये नहीं पूछेगा, उसका ससुर ये नहीं पूछेगा क्या लेके आई, कैसे कपड़े लेके आई, इसका सूट कैसा लेके आई, उसका सूट कैसा लेके आई, उसका सूट लेके आई या नहीं लेके आई, उसकी अंगूठी बनवाई या नहीं बनवाई। जेंट्स को शुरू में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, शादी जब हो रही हो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। बट एक लेडी को हमेशा फ़र्क पड़ता है, उसकी सास हो, उसकी ननद हो, हमेशा क्या लेके आई, कैसे कपड़े लेके आई, ये कैसे लिया, वो कैसे लिया, ये नहीं दिया घर वालों ने, वो नहीं दिया। ठीक है, और गलती वो सास का मतलब वो नहीं है कि जो भी सास ही होती है, कल को हम भी सास बनते हैं और हमारी मेंटलिटी भी ऐसी ही हो जाती है। मतलब ये जो सर्कल है ना चलता रहता है, कभी कोई सास है, फिर हम बनेंगे, फिर हमारे बच्चे बनेंगे। तो मतलब ये थिंकिंग को ही हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और यही हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे ना रिपल्शन हो रही है। अगर चार्जेज सेम है, मतलब दो फीमेल है, इस तरह से समझ सकते हो। चार्जेज सेम है, चाहे दोनों प्रोटॉन हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हो, तो वहाँ पे हमेशा रिपल्शन होगी, फाइट होगी। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब अट्रैक्शन होगी, उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। दूसरी बात, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती है। लॉन्ग रेंज फोर्सेस मतलब डिस्टेंस, थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे भी एप्लीकेबल होती है, लॉन्ग रेंज होती है। तीसरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट वाली है, दीज आर स्ट्रोंगर देन किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। वाओ, ये सच्ची में स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? लगता है सच्ची में ग्रेविटेशनल फोर्स तो इतना बड़ा होता है, वो मून को ही अर्थ के चारों तरफ घुमा देता है और हम ही अर्थ से चिपका के रखा हुआ है। तो क्या सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत बड़ा होता है? देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि जब कंब लेंगे और उसको बालों में रब करेंगे और मिट्टी के पास लेकर जाएंगे, कंब किया, बालों में कंब किया और कंघे पे कंब किया, तो वहाँ पे ना चार्ज आ जाएगा। चार्ज आ गया ना हमारे कंघे पे, कंब, जो उस कंब पे जब चार्ज आ जाएगा और जो डस्ट जमीन पे पड़ी हुई, वो क्यों पड़ी हुई है जमीन पे? क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, अब जैसे ही हम कंघा लेकर जाते हैं तो वो जो डस्ट होगी कंघे से चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कंघे में और डस्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो बहुत बड़ा होता है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा? 10⁻36 टाइम्स बड़ा होगा। मतलब ये जो बड़ा है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दुगना बड़ा नहीं है, 10 गुना बड़ा भी नहीं है, 1000 गुना बड़ा भी नहीं है, 1,00,000 गुना बड़ा भी नहीं, 1 करोड़ गुना बड़ा भी नहीं, उससे भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? 10⁻36। कैलकुलेट कर लो, अगर कैलकुलेशन आती है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ करते रहो जहाँ तक आती है। तो वो देखो 10⁻36 टाइम्स, इतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद
इस तरह से इसके यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा, पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, इतनी ज़्यादा यूज में नहीं है। मतलब जब हम इस यूनिट पे आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, वहाँ पर हम इस फोर्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को, तो अभी के लिए जस्ट इंट्रो टाइप ही है, ठीक है। अभी हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। तो एप्लीकेशन तो आई थिंक हमने ऑलरेडी बता दी है। सबसे पहले एक तो वही कंब वाली, दूसरी टीवी वाली, तीसरी कौन सी होगी, मतलब ये चार्जेस के बीच की अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स को बताता है कि क्यों हम जब कपड़े निकालते हैं वहाँ से स्पार्क्स दिखती है, या फिर वो करंट हमें क्यों लगता है, वहाँ पे चार्जेस हो जाते हैं, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इस टाइप का सारी की सारी एप्लीकेशंस होती है जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो एप्लीकेशंस को भी एक बार स्टडी कर लेना। थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। अभी ये वाला चैप्टर तो हम देखो 8th क्लास से स्टडी करते आ रहे एटम के बारे में, और 9 में तो बिल्कुल डिटेल में होता है एटम क्या होता है। मान लो इसके अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे ये वाली चीज़ है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होंगे और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन, यही दोनों चीजें होती है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, ये तो होते हैं न्यूट्रल, बट प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। और अभी हमने बताया था पॉजिटिव में क्या होती है, रिपल्शन होती है ना, रिपल्शन। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे पॉजिटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक क्लास मान लो गर्ल्स की क्लास है, तो अब जब हमने बोला कि लेडीज ही लेडीज की दुश्मन होती है, तो इतनी सारी गर्ल्स एक क्लासरूम के अंदर इतने प्यार से कैसे बैठी है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टीचर है, और जो अगर झगड़ा करेगा तो उसके चुटिया पकड़ के खींच लेगा, ठीक है, और 1-2 थप्पड़ भी मार देगा। तो वहाँ पे एक क्या है, ट्यूटर बैठा हुआ है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे प्रोटॉन्स हैं और उन सभी के बीच में पॉजिटिव फोर्सेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज है उनके ऊपर, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा है। फिर भी सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस छोटे से न्यूक्लियस में हैं, क्यों, क्योंकि कोई एक फोर्स है जो इनको बांध के रखे हुए हैं। तो उस फोर्स का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उस फोर्स का नाम होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखता है। तो डेफिनेशन लिख सकते हो ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मीन द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये स्मॉल रेंज होते हैं। स्मॉल रेंज मतलब एटम कितना बड़ा होता है, अगर मैं इतना बोल दूंगी ना, इसमें पता नहीं कितने लाखों करोड़ों एटम्स आ गए, तो एटम्स तो बहुत छोटा है ना, तो इसका मतलब स्मॉल रेंज है उसकी। एटम ही छोटा है तो न्यूक्लियस और भी छोटा होगा, तो इसकी रेंज है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और दूसरा, दिस फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जैसे फोटोन होते हैं, फोटोन मतलब लाइट के पैकेट होते हैं, उसी तरह न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जिसके ऊपर हम एक अलग से लेक्चर बाद में बना देंगे। तो वो क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे जो एक्सचेंज होते रहते हैं न्यूक्लियॉन्स आपस में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता रहता है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बन रहा है। क्लियर। अब जो ये वाले फोर्सेस होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। अभी तक देखो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर था ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो 100 टाइम्स स्ट्रोंगर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और 10⁻36 ये और 100 ये 38 टाइम्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब अब तक 4 फोर्सेस हम इसमें पढ़ेंगे, चारों में सबसे ज़्यादा बाहुबली कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो ये 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या? अब फोर्थ जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? द फोर्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल एमिटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। एंड सारा गया बिल्कुल ऊपर से, कुछ भी समझ में नहीं आया। तो देखो इसके ऊपर भी पूरी एक यूनिट है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। तो क्या होता है, अभी जैसे हमने पहले वाले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में एक बात पढ़ी थी कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, वो आपस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाते। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही गंदा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे पता नहीं इस टाइप की बात करनी चाहिए नहीं, बट अब टॉपिक को समझा रहे हैं। जैसे अब आज के टाइम पे ये चीज़ चली हुई है, बहुत सारी मूवीज़ भी आई कि पहले कोई लड़की थी और वो लड़का बन गई, या फिर कोई लड़का था वो लड़की बन गई। तो इस टाइप की चीज़ें हैं ना, मतलब एक लड़का लड़की में कन्वर्ट। बट ऐसा सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ निकालने पड़ते हैं और कुछ के अंदर डालने पड़ते हैं सर्जरी वगैरह करके। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, उसमें से कुछ निकलेगा कुछ ऐड होगा, और इसी तरह एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल देता, उस टाइम पे भी कुछ ऐड होगा और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ चीजें। बट एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा डीके। कौन सी प्रोसेस? बीटा डीके। तो बीटा डीके, ये जो अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है और गामा डीके होता है, 3 डीके होते हैं ये टोटल। तो इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। तो इन रेडियो एक्टिव डीके के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज होते हैं, मतलब वो जो हम बोल रहे हैं ना, कुछ ऐड कर देंगे और कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फोर्सेस एक्ट करते हैं उन दोनों के बीच में, और उसको हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और फालतू के भड़क लेने की नीड नहीं है, ये वाला जो फोर्स होगा +2 के अंदर पूरी यूनिट आ जाएगी। तो अभी के लिए जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है, और ये ध्यान रखना है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो किसके बीच में होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होता है।